नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज से उड़ान एस एकेडमी एसआई भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो श्रृंखला प्रारंभ करने जा रही है। इस वीडियो श्रृंखला में आपको एसआई भर्ती परीक्षा से संबंधित वैकल्पिक या कहे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, साथ ही अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न श्रृंखला की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्रम से सजाना है। सजाए इसका अर्थ यहाँ पर ये समझना है आपको कि इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो यदि आपने मगध साम्राज्य पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होगा, तो केवल आपको सीक्वेंस याद रखना है। जैसे कि आप पढ़ते हो क्या, हर्यक वंश, फिर पढ़ते हैं आप क्या, शिशुनाग वंश, फिर पढ़ते हैं आप नंद वंश, फिर पढ़ते हैं मौर्य वंश। तो ये तो कंफर्म है कि पहले मौर्य वंश ही होगा, ठीक। और उसके बाद मौर्य को समाप्त कर ही आता है कौन सा वंश, शुंग वंश। शुंग के बाद आता है कौन सा, कण्व। कण्व के बाद आता है सातवाहन। जब सातवाहन पढ़ रहे होंगे तभी विदेशी आक्रमण के दूसरे चरण में आप पढ़ते हैं क्या, कुषाण वंश। और कुषाणों के ही उत्तराधिकारी होते हैं कौन, मतलब उनके सामंत होते हैं कौन, गुप्त। तो एक तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण और गुप्त। तो आप देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसमें ये क्रम आपको मिले। देखो मौर्य मिलना चाहिए, तो मौर्य कहाँ कहाँ मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है। आप तो एक को सी में और एक ए में, ठीक है। और उसके बाद देखो शुंग मिलना चाहिए, तो शुंग कहाँ पर मिल रहा है, केवल यहीं पर मिल रहा है। फिर कुषाण, फिर गुप्त। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। तो ऐसे ही बेसिक प्रश्न आपको एसआई भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लिखा हुआ है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो कालक्रम में अगर जाए तो ये लगभग 630 से लेकर 645 तक ईस्वी में ना कौन आते हैं, वेंगसांग। फिर बात करें मेगासनीज की, तो मेगासनीज जो है 304 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व, ठीक है, ये ईसा पूर्व में आए थे। फिर इत्सिंग 671 के आसपास इन्होंने गुजरात की यात्रा की थी ईस्वी में। और फाहियान का आगमन लगभग 399 ईसा पूर्व से लेकर 414 इनके मध्य इन्होंने भारत का भ्रमण किया था, भारत में रहे थे। तो ये देखिए ये ईस्वी में है, ईस्वी में। और ईस्वी मतलब क्या, जो आप 0 से आज जैसे देखते हैं ना, 2000 कहाँ है आप, 22, ये ईस्वी है। और 0 से इधर वाला जो पूरा समय होता है वो आपका क्या कहलाता है, ईसा पूर्व। तो यहाँ कहीं पर कौन आए थे, मेगासनीज आए थे 304 के आसपास में। तो सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले अगर आए थे तो क्या आ जाएगा आपका, मेगासनीज। लेकिन क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि उसमें पूछ दिया जाए प्रथम चीनी यात्री कौन है, प्रथम कौन है चीनी यात्री, अगर ये बोलेगा तो वहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, फाहियान लेना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा पैनी नजर रखिएगा कि आपको क्या पूछा है, पहला पूछा है कि पहला चीनी यात्री पूछा है, ठीक है। तो वैसे इसमें पहला व्यक्ति कौन था पूछा है, तो आपको याद रखना मेगासनीज था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था या शिक्षा अध्ययन का केंद्र नहीं था, आपको बताना है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। तो तक्षशिला तो विश्व का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र है। फिर नालंदा भी गुप्त वंश के समय स्थापित होगा। विक्रमशिला जो है पाल वंश जब आप पढ़ते हैं वहां पर स्थापित होगा। जबकि कौशाम्बी जो था सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी, कि ऊपर के तीनों जो है शिक्षा संबंधित क्या है, अध्ययन केंद्र थे प्राचीन समय में, और जो कौशाम्बी था वो सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे। तो यहाँ वंशों के नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर वंश का नाम लिखा है तो मौर्य के ठीक बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ है। अगर आपने पहला प्रश्न हमारा देखा होगा तो वहां पर आपको क्या पता चलेगा कि आपने इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। देखो मौर्य के बाद कौन आते हैं, शुंग। मौर्य के बाद कौन आते हैं, शुंग। तो अगर देखें तो यहाँ पर देखो शुंग ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन डी शुंग,
ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शन है आपके पास हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र और कथा सरित सागर। तो यहां पर आपको याद रखना है विष्णु शर्मा द्वारा कृत पंचतंत्र एक विश्व की ऐसी दूसरी ग्रंथ है जिसका सर्वाधिक भाषाओं में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक भाषा में दूसरा ऐसा ग्रंथ है जिसका क्या किया गया है, अन्य भाषाओं में क्या किया गया, अनुवाद किया गया है। ठीक, और पहला कौन है, तो बाइबल है, ये भी आप याद रखिएगा। क्या होता था, प्राचीन भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो इस बुक को पढ़ते थे और इससे काफी ज्यादा प्रभावित होते थे। तो जितने भी आक्रमणकारी आए, विदेशी आए, भारत में भ्रमण करने आए, उन्होंने क्या किया, इस पुस्तक का अनुवाद कराया अपनी अपनी भाषाओं में। इस प्रकार यह बन गया विश्व का दूसरा ऐसा ग्रंथ जिसकी सबसे ज्यादा भाषाओं में क्या की गई है, अनुवाद किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है। अब अगर आपने डीप में पढ़ाई नहीं की होगी तो इसका हो सकता है आप मिस कर जाए या ऐसा प्रश्न ना बने, लेकिन अगर थोड़ा चीजों को आप ध्यान से देखिए, रवि कीर्ति, ऐहोल प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति आपने पढ़ा होगा और वो है समुद्रगुप्त से संबंधित। लेकिन यहाँ हर्ष लिखा है, हर्ष मतलब यहाँ समझिएगा हर्षवर्धन से है। ठीक है, तो ये जो मुझे जोड़ी दिख रही है वो मिसमैच होती दिख रही है, क्योंकि हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी। अब बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और क्या है, रसायन विज्ञान के लिए। तो जैसा कि हमें पता है जो नालंदा है वो बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात है। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित यहाँ शिक्षा मिलती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों के सूचना मिलती है। किस पुरातत्व स्थल या पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि किस स्थल से हमें यह जानकारी मिलती है कि वहां पर भारत और रोम के बीच में क्या होता था, व्यापारिक संबंध था। तो जब आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत में, जब आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में, तो वहां पर पांडिचेरी में एक जगह का नाम आप पढ़ेंगे, अरिकामेडु। अरिकामेडु में आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ से एक बुक मिली, बुक का नाम था पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। इस बुक में पूरी जानकारी मिली है कि कैसे भारत के दक्षिणी क्षेत्र से रोम तक के व्यापार होते थे। तो अगर स्थल पूछा जाए तो अरिकामेडु और बुक का नाम पूछा जाए तो पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, ये याद रखिएगा। अगर बुक का नाम पूछेगा तो पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी और स्थान पूछेगा तो अरिकामेडु। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वह कौन सा स्थल है जहां से रोम और भारत के व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है, या दूसरा प्रकार से पूछ सकता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें भारत और रोम के मध्य प्राचीन समय में व्यापारिक संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो ये दोनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इससे कौन सा संबंधित है। मुझे लगता है इसका उत्तर आप देने में सक्षम है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ें और पढ़ें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक अभिलेख है सोहगोरा अभिलेख। इसमें बताया गया है कि राजा को अकाल या विपत्ति की स्थिति में प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, और वहां पर लिखा है कि राजा को प्रजा सुखम राजा सुखम के सिद्धांत पर ही कार्य करना चाहिए। और ऐसा कहां पर बताया गया है, और तो अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन में देखिए सोहगोरा ताम्रपत्र बिल्कुल लिखा हुआ है, यही आपका उत्तर होगा। जो सेकेंड ऑप्शन है अशोक का रुमंदेय अभिलेख स्तंभ, तो ये जो है उसके आर्थिक दशों को दर्शाता है। तो इसमें जानकारी नहीं मिलती आपको अकाल की। प्रयाग प्रशस्ति समुद्र रूप से संबंधित है, और चंद्रगुप्त
द्वितीय विक्रमादित्य की बात हो रही, तो मेहरौली लौह स्तंभ, तो इसमें भी ऐसे कोई जानकारी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। कालक्रम के अनुसार बताना है कि सबसे पहले क्या आया था। तो सबसे पहले सोने का सिक्का आया, आहत मुद्रा आया, लोहे का हल आया, या नगरीय क्रांति आई। अगर आप भारतीय इतिहास को गहन अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा सबसे पहले क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हालांकि पाषाण काल भी पढ़ना रहता है आपको, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को अगर ध्यान में रखें तो ये क्या है, आपका नगरीय सभ्यता है। तो सबसे पहले नगरीय संस्कृति है, आप सोचिएगा नगरीय संस्कृति सबसे पहले आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं आप, फिर उसके बाद आएगा लोहे की खोज, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो इसके बाद आता है वैदिक, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज, मतलब लोहे का ज्ञान होगा, लोहे से हल बनेगा। फिर उसके बाद आएगा आहत मुद्रा का प्रयोग, आहत मुद्रा, ये जब आप पढ़ेंगे महाजनपद काल तब जाकर आप इसे पढ़ेंगे। और फिर आएगा सोने के सिक्के। तो देखिएगा ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, 4 3 2 1। तो देखिए 4 2 3 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, 4 3 2 1 सॉरी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा प्रश्न दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर, दाईं से किस ओर, बाईं ओर, मतलब क्या हो, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखा जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ब्राह्मी लिपि जो है, ठीक, वो लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब दाएं से बाईं की ओर, सॉरी यहाँ पर बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर। ठीक, यहाँ पर भी नंद नागरी लिपि जो है ये भी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है, शारदा लिपि भी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, अब बचा कौन सा है, खरोष्ठी। ठीक है, ये जो खरोष्ठी है ना, यही हो था जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर से कैसे लिखी जाती है, बाईं ओर। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो खरोष्ठी लिपि है ना, इसका विकास जो है अरमाइक लिपि के माध्यम से हुआ। अरमाइक लिपि जब भारत में ईरानियों का आक्रमण होता है तब जाकर भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास होता है। तो अरमाइक लिपि अगर आपको पूछा जाए तो वो भी आप याद रखना, अरमाइक लिपि वो भी कैसे लिखी जाती थी, तो आप याद रखना दाएं से बाईं की ओर। ठीक, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी और अरमाइक दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगला प्रश्न लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो जब आप पढ़ेंगे गुप्त काल और बुक का जो लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने किया है क्या, मुद्रा राक्षस की रचना। अगर बात करें, लिखा गया है गुप्त काल में, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आगे क्या है, विशाख दत्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपको पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर अगला प्रश्न है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो याद रखिएगा दुनिया में जितनी भी धारणाएं, मतलब जितने भी धर्म है, उसमें सबके सब में एक चीज कॉमन है और वो है कर्म। कर्म करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी। बिना कर्म किए आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कर्मवाद का सिद्धांत बिल्कुल सही कर्मवाद ही है जो सभी धर्म में और खासकर बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में आपको मिलेगा। तो इसका उत्तर तो आपका पहला ही होगा, कर्मवाद। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है अंग महाजनपद को मगध में किसने शामिल किया। तो अंग महाजनपद, तो हमारा पहला ही टॉपिक कहां से शुरू हुआ था, याद करो, कुछ वंशों को क्या करना था, कुछ जो साम्राज्य थे, वंश थे, उनको क्रम से जमाना था। तो उसमें मैंने लिखा था हर्यक वंश। हर्यक वंश में एक शासक थे जो संस्थापक थे इस वंश के, उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार की नीति थी त्रियक नीति। कैसी नीति थी, त्रियक नीति। इसी त्रियक नीति में इन्होंने 3 नीतियों का संचालन किया था। एक था विवाह, दूसरा था इनका मित्रता करने वाला, और तीसरा था युद्ध। तो इन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया और पराजित करने के बाद इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, मतलब मगध का विस्तार कर लिया। तो इसका जो उत्तर है आप याद रखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश के। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे, वासुदेव थे, हेरोडोटस थे, कालिदास थे या पतंजलि थे। तो इनके जो समकालीन थे वो थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि, जो योग दर्शन के भी क्या थे, प्रणेता थे।
पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मणवादी शासक थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया और इसी यज्ञ में पुरोहित की भूमिका में कौन थे? महर्षि पतंजलि थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन किसके समकालीन है। साथ ही याद रखिएगा महर्षि पतंजलि ने इसी दौरान महाभाष्य नामक रचना लिखी थी। कौन सी रचना लिखी थी? महाभाष्य, जो संस्कृत व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो पता चलेगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण मंडल हैं उसमें महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से एक मंडल जो है एक देवता को समर्पित है। जब आप पढ़ेंगे 9वां मंडल तो उसमें बताया गया है एक वनस्पति के देवता होते थे, ठीक, जिनका नाम था सोमदेव। तो सोमदेव जो है उनको लेकर एक पूरा मंडल बनाया गया है और वो कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। तो यहाँ पर देखिए सोमदेव का नाम लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो आपका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन था। ठीक है, अब देखिएगा अगर वैदिक काल बोलता, ठीक, अब वैदिक काल तो नहीं बोला है, इसमें बोला उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ये 2 भाग में बंटता है। ठीक, पूरा अगर वैदिक काल की बात करें तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय चलता है यहाँ पर। ठीक है, और इधर पहले भाग को बोला जाता है पूर्व वैदिक काल और आगे वाले भाग को बोला जाता है क्या? उत्तर वैदिक काल। और क्योंकि इस समय की जानकारी, अधिकतम जानकारी कहाँ मिल जाती है? ऋग्वेद में मिल जाती है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, समय इसका रहेगा कितना? 1500 से 1000 ईसा पूर्व और यहाँ रहेगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देखिएगा अगर आपको यहाँ पर पूछता कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो आजीविका का मुख्य साधन था वो क्या था, तो याद रखिएगा इस काल में रहेगा पशुपालन। और भारत आने के पश्चात ये क्या करेंगे? लोहे की खोज करेंगे, कृषि तकनीक का इनको ज्ञान हो जाएगा, तो इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या बन जाएगा? कृषि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृषि। तो ऑप्शन में देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? उत्तर वैदिक काल में। अगर पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल होता तो पशुपालन लिखते, उत्तर वैदिक काल आएगा तो आप क्या बोलेंगे? कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? कृषि। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है हाइडेस्पीस का युद्ध जो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हाइडेस्पीस कौन सी नदी थी? तो ये जो नदी है ये पूछ रहा है। पहली बात तो ये कि भारत में ज्ञात प्रथम युद्ध है ये, भारत में ज्ञात प्रथम युद्ध, ठीक है, जिसका इतना विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। हालांकि ऋग्वेद में भी है 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के रूप में, लेकिन अगर उसके बाद कहा जाए तो हाइडेस्पीस का युद्ध, इसको झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, जो सिकंदर महान और पोरस के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर मैंने बातों बातों में आपको इसका उत्तर बता दिया है, झेलम नदी। ठीक, तो ये याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था, निर्णायक युद्ध था जिसमें सिकंदर महान जीत जाते हैं, परंतु पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उनसे मित्रता कर लेते हैं। कौन? सिकंदर। तो ये पूरा का पूरा आपका खत्म हुआ प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक, आशा करता हूं यहाँ पर मिले हुए प्रश्न आपको निश्चित तौर पर एक दिशा देंगे आपकी तैयारी को। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।